सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा के अतले उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 3 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 से यहाँ पर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि समावेशी शिक्षा जो है इसका तात्पर्य छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, यानी कि सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए जिससे वो अपने जीवन में सफल हो सके। और इसमें शारीरिक योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना करे। यानी कि कोई भी बच्चा सिर्फ इस वजह से ना पढ़ पाए कि वह शारीरिक रूप से अक्षम है, उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीजें कोई मायने ना रखे, सारे बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए। यही है समावेशी शिक्षा, यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा देश के सभी नागरिकों तक पहुंचे, यानी कि कोई भी किसी भी तबके से, जाति, वर्ग, लिंग से आता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए, सभी लोग अनुकूलतम वातावरण में पढ़ाई कर पाए जिससे वो अपने जीवन में सफल हो पाए। यही है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझ लेना है कि समावेशी शिक्षा बच्चों को अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराया जाए जिससे वे जीवन को अपने सफल बना पाए। क्वेश्चन नंबर 72 है, मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि के होते हैं, इनकी मानसिक विशेषताएं क्या होती हैं। तो मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं, इनकी मानसिक विशेषताएं इस प्रकार होती है। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से इनकी कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है। स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार आदि कम होता है। तो जो मंद बुद्धि बालक होते हैं दोस्तों, इनमें सबसे जो पहला इनका लक्षण है, इनकी जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला है बुद्धि लब्धि जो होती है इनकी इनकी जो आईक्यू होती है वो सामान्य बालकों से कम होती है। और इन बालकों के अंदर स्मृति विस्तार, यानी कि सोचने की जो क्षमता होती है, याद करने की, जो याद रखने की, किसी भी घटना के बारे में या किसी भी चैप्टर के बारे में जो पहले टीचर ने पढ़ा दिया है, अगर उसके बारे में टीचर कुछ बच्चे से पूछते हैं तो वह जल्दी नहीं बता पाता है और वो ध्यान भी नहीं अपना लगा पाता है एक जगह। तो ये होता है मंद बुद्धि बालकों की, ये सब क्या होती है, मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निर्देशन का क्या मतलब होता है। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य होता है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है वरन ऐसी विधियां बताता है जिसका प्रयोग करके बालक व्यक्ति उन समस्याओं को सुलझा सकता है। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षक भी सेम यही काम करते हैं, यानी कि बच्चों की समस्याओं का समाधान वह खुद नहीं करते हैं बल्कि वो ऐसी विधियां बताते हैं जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को खुद सुलझा सके। ठीक है, तो निर्देशक का काम यही होता है, एक तरीके से गाइडेंस देना कि इस तरीके से काम करोगे तो अच्छे से होगा। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो बातों को ध्यान से सुनता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है और उसको सक्सेस भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बुद्धि परीक्षण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जिसमें केवल एक व्यक्ति का होता है, केवल और केवल एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण होता है। लेकिन जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है इसमें एक से अधिक व्यक्तियों का जो होता है वो परीक्षण होता है। यानी कि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है इसमें दो से अधिक व्यक्ति होते हैं या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, लेकिन जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है उसमें केवल और केवल एक व्यक्ति का एक समय में बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। तो ये व्यक्तिगत केवल एक व्यक्ति का और सामूहिक यानी कि समूह में व्यक्तियों का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 75 है, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो उद्देश्य बताइए। यानी कि यहाँ पर बात आप लोगों की हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं शिक्षक बनने का। तो जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है इस अवधि में
जो समावेशी शिक्षा है, इसका क्या उद्देश्य है, आखिर में क्यों आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है? तो समावेशी शिक्षा जो है इसीलिए दी जा रही है आपको, ताकि आप सभी बालकों की क्षमताओं को सही से समझ पाएं, उनकी रुचियों को, उनकी समस्याओं को जान पाएं, उनसे परिचित हो पाएं और आप समावेशी बालकों के प्रति धैर्यशील हो पाएं। क्योंकि शिक्षक का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो होता है उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और खासकर छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आपके अंदर बहुत धैर्य होना चाहिए, क्योंकि बच्चे शरारती भी होते हैं, बच्चों को जल्दी समझ में भी नहीं आता है, और आपको पता ही है कि बच्चों को किसी प्रकार से हम मार नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए हम समावेशी शिक्षा पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हर एक बच्चे की क्षमता को हम जान पाएं, उसकी इंटरेस्ट को जान पाएं और उसके अंदर क्या समस्या है इससे भी हम परिचित हो पाए। क्वेश्चन नंबर 76 है, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है? तो निर्देशन एवं परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने एवं बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? तो व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना, यही होता है परामर्श का उद्देश्य। परामर्श में दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार से सहायता या सलाह देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, तो डीजीपी का पूरा नाम डिजिटल गाइडेंस इन साइकोलॉजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करिए। तो विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में एवं अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अन्वेषण विधि की खोज किसने की है? तो अन्वेषण विधि की खोज प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने की है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो सब 2017 में पूछे हुए हैं। 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखते हैं हम? तो 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को हम मूर्ख की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं? तो ऐसे बच्चे जो वाक विकलांग कहे जाते हैं, या वाणी बाधित मतलब जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है, चाहे वो हकलाना हो, उनका तोतलापन हो या तुतलापन हो, धीरे धीरे अटक कर बोलते हो या नाक के सुर से बोलते हो, ये सभी वाणी दोष के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? वाक विकलांग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं, श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो श्रवण विकलांगता है, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 50 में आप लोगों को बताया था कि जो श्रवण विकलांगता होती है वो दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर दो प्रकार होगा, कौन कौन से? पहला है चालकीय श्रवण दोष और दूसरा है संवेदनिक श्रवण दोष। तो श्रवण विकलांगता दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 की जगह आप 2 लिख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 50 में मैंने सेम यही क्वेश्चन कराया है, तो आप देख लीजिएगा जाकर के वहां पर। अब क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक आते हैं। विशिष्ट बालकों में शारीरिक रूप से विकलांग बालक, मंद बुद्धि बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सारे बालक जो पढ़ाई से कहीं ना कहीं पढ़ाई की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, इनको वापस ला करके पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ना, जिससे ये भी अपने जीवन में सफल हो पाए, अपने पैरों पर खड़े हो पाए। क्वेश्चन नंबर 85 है, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो सामान्य, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन गलत दिया है, यहाँ पर सामान्य नहीं बल्कि मंद बुद्धि यहाँ पर होना चाहिए था। जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो मंद गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं ये, जो बहुत ही धीरे धीरे सीखते हैं। बुद्धि लब्धि का इनका जो स्तर होता है वो निम्न होता है। ध्यान केंद्रित करने की समस्या होती है और सृजन क्षमता की इनके अंदर कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बताइए। तो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य होती है, 90 से लेकर के 110 के बीच में होती है, और वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है? जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं वे बच्चे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। यानी कि अपने क्लास के प्रश्नों को वो बच्चे नहीं हल कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम पिछड़े बालक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, बच्चों की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो वास्तविक आयु इसको इस तरीके से IQ बराबर मानसिक आयु बटे
वास्तविक आयु गुणे 100, ये जो आपका फॉर्मूला है यही होता है ना, इस तरीके से वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं, वास्तविक को यहाँ ले आएंगे तो ये IQ कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, तो बस वही हुआ है। और वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि गुणे 100। क्वेश्चन नंबर 89 है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालकों में के प्रकार निम्नलिखित हैं। दृष्टि बाधित देखने की समस्या, वाणी बाधित बोलने की समस्या, श्रवण बाधित सुनने की समस्या, अस्थि बाधित हड्डियों में किसी प्रकार की समस्या। क्वेश्चन नंबर 90 है, वंचन डेप्रीवेशन का क्या अर्थ है। वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज से रहित, यानी कि जो सुविधा सरकार दे तो रही है लेकिन उस गरीब तबके तक वो सुविधा पहुंच नहीं पा रही है, वो सुविधा से वंचित रह जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं। समस्यात्मक व्यवहार के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आनुवांशिक कारण, बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन, यानी कि बच्चे ने अपने परिवार में देखा है किसी को ड्रिंक करते हुए, शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, तो वो बच्चा भी धीरे धीरे उसमें सीख जाता है। फिर है शारीरिक कारण, शारीरिक कारणों में बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना, ये सभी भी समस्यात्मक व्यवहार के कारण होते हैं। संवेगात्मक कारण में क्या है, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, अंगूठा चूसना। अब सामाजिक कारण क्या है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि बहुत गरीबी का होना, उचित देख रेख का अभाव, माता पिता दोनों मजदूरी कर रहे हैं तो बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। माता पिता के मध्य टूटते संबंध, अगर माता पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं है तो इसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। बड़े सदस्यों की बुरी आदतें, ये सारी चीजें हैं समस्यात्मक व्यवहार के कारण। क्वेश्चन नंबर 92 है, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक निर्देशन सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना, यही है सामाजिक निर्देशन। तो सामाजिक निर्देशन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बच्चों को सामाजिक परिपक्वता सिखाना, उनके अंदर अच्छी आदतें विकसित करना, पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सिखाना। क्वेश्चन नंबर 93 है, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए अथवा निर्देशन प्रदान करने की विधियां बताइए। तो निर्देशन प्रदान करने वाली विधियां जो है 5 विधियां। पहला, व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा और अनुवर्तन सेवा, जिसमें स्थापन सेवा को हम प्लेसमेंट सर्विस और अनुवर्तन सेवा को हम फॉलो अप कहते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर, प्रतिभाशाली बच्चे हम किसे कहते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है उन्हें हम प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। और कहीं कहीं 120 से अधिक भी देता है या कहीं कहीं 130 से अधिक भी देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, 100 उदाहरण समझाइए। तो बुद्धि लब्धि बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कॉल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष तथा वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो मानसिक आयु बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु बच्चे की 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 10/8 गुणे 100। तो यहाँ पर हम इसको 4 से काट देते हैं, 4 से काट दिया। अब इसको 2 को काट देते हैं 10 से, तो यहाँ पर 2 पंजे 10, तो 25 पंचे 125। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी आ गई, 125 आ गई। तो इस तरीके से IQ का फॉर्मूला एकदम रटा होना चाहिए आप लोग को। सिर्फ और सिर्फ आपके DLED में ही नहीं बल्कि सुपर टेट, यूपी टेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है बुद्धि लब्धि वाला। क्वेश्चन नंबर 96 है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। तो समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि सामान्य बालकों को छोड़ करके बाकी सभी बालकों की शिक्षा, जो कि विशिष्ट बालक कहलाते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हों, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हों, चाहे वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक हों, चाहे शारीरिक रूप से विकलांग बालक हों, ये सारे के सारे बालक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही शिक्षा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा अलग है।
इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं। निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो स्कूल में समायोजन में सहायता करना निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है और छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने में सहायता देता है। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 98 है, परामर्श का अर्थ बताइए। तो परामर्श डॉक्टर जुयाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है। जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, वहां पर जा करके वो क्या करता है, राय मशवरा लेता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निर्देशन एवं परामर्श में प्रमुख अंतर लिखिए। तो निर्देशन एवं परामर्श में दो प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। पहला है, निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो सामूहिक रूप से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं और पर्टिकुलर अगर एक एक बच्चे को पढ़ाना चाहें, समझाना चाहें तो वो भी समझा सकते हैं। तो निर्देशन व्यक्तिगत सामूहिक दोनों प्रकार का होता है। लेकिन परामर्श में एक समय में एक ही व्यक्ति को हम राय या मशवरा दे पाते हैं। तो परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए होता है। इसके बाद देखिए दूसरा भी देख लेते हैं। निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है। निर्देशन में टीचर क्या करते हैं, बस ऐसे ऐसे गाइड कर देते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, बाकी बच्चे खुद करते हैं। जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है। तो मध्यम रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के नेत्रों के देखने की क्षमता 20/70 से लेकर के 20/200 तक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 100 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके फर्स्ट पेपर के अतलग उत्तरी बहुविकल्पी सारे प्रश्नों को मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सारे विषयों की मास्टर क्लास की लिंक, सारे विषयों के क्लासेस की लिंक, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक और सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स को चेक जरूर कर लीजिएगा। और आप चाहते हो कि आपकी तैयारी 2 हफ्ते में ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपको कुछ भी कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि कम समय में आपकी तैयारी बेहतर हो तो इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। हम आपको बताएंगे कैसे आपको कोर्स को परचेज करना है और किस तरीके से आपको वहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी। तो सुविधाएं दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐप से पढ़ते हो तो जैसे यूट्यूब पर ऐड या प्रचार आता है, वहाँ पर कोई ऐड या प्रचार नहीं आएगा। वहाँ पर हर विषय की जो हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाई है वो सारे हाथों से लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसकी पूरी PDF मिल जाएगी। सारे विषयों के रजन और पवन सीरीज की पूरी PDF मिल जाएगी। तो सीरीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो आपको भागना नहीं पड़ेगा और ऐप में ही अच्छे से आप अपनी तैयारी बहुत कम समय में सारे विषयों की अच्छे से कर पाएंगे। तो जरूर डाउनलोड करिए। कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे बताइए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।